मछुआरे उपन्यास का छठा अध्याय। चेम्पन भाग्यवान है। समुद्र में उसके बराबर मछलियां और किसी को नहीं मिलती। दूसरों की अपेक्षा उसे दुगनी मिलती हैं। वह जब जाल फेंकता है कभी बेकार नहीं जाता। यह एक आश्चर्य की बात है। रात में रुपए को गिनकर चक्की ने कहा, अब हमें लड़की का ब्याह कर देना चाहिए। चेम्पन ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। चक्की ने पूछा, और क्या विचार है? क्या सोचते हो कि ऐसे ही बैठी रहें? चेम्पन चुप रहा। पैसा कमाने के सामने दूसरा कोई सवाल शायद उसे बड़ा नहीं लगता। पैसा रहने पर जब जो चाहेगा तत्काल हो ही जाएगा। एक नाव के लिए जितने साधन जरूरी थे उसने सब ले लिए। किसी भी मौसम में वह समुद्र में काम के लिए जा सकता था। उसके पास सब सामान थे। परी का डेरा बंद जैसा मालूम होने लगा। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसके बाप ने एक बार आकर उसे खूब डांटा। अब्दुल्ला मोतलाली ने शिकायत की कि उसने अपने पास का पैसा किसी मल्लाहिन पर लुटा दिया है। यह बात करतम्मा के कान में पड़ गई। करतम्मा ने माँ पर जोर डाला कि परी का पैसा लौटा दिया जाए। अब्दुल्ला ने परी से जो कहा था वह भी उसने माँ को सुना दिया। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती थी। वास्तव में परी ने अपनी मूलधन की रकम एक मल्लाहिन को दे ही दी थी। चेम्पन ने उस दिन भी जवाब दिया, अरे वह लौटा दूंगा, जरा ठहरा तो सही। चेम्पन के मुंह से कभी कभी उसकी कुछ इच्छाएं प्रकट हो जाती। 2 नाव और जाल और होना चाहिए। अपनी ज़मीन और घर भी होना चाहिए। हाथ में थोड़ा पैसा भी नकद रहना चाहिए। जिंदगी भर कमाता ही रहा ना। अब पल्लीकुन्नम की तरह हमें भी थोड़ा सुख भोगना चाहिए। चक्की को थोड़ी मोटी होना है। यह इच्छा भी उसने प्रकट की। ओह, अब मैं मोटी होंगी? चक्की ने कहा। हाँ री, क्यों नहीं, तू भी मोटाएगी। इसके पहले चक्की ने चेम्पन को सुख भोगने की बातें करते कभी नहीं सुना था। चेम्पन के मन में सुख भोगने के बारे में एक नई इच्छा पैदा हुई है, ऐसा उसे लगा। उसने पूछा, इस बुढ़ापे में कैसा सुख भोगना चाहते हो? यह विचार कहाँ से मिला है? कहीं से तो मिला ही होगा। अरे, बुढ़ापे में भी आदमी सुख भोग सकता है। उस पल्लीकुन्नम को जरा जाकर देखो ना, तब मालूम हो जाएगा कि आदमी कैसे सुख भोगता है। चक्की ने उपदेश देने के भाव से कहा कि वह गलत रास्ता पकड़ने की बात सोच रहा है। बुढ़ापे में सुख भोगने की बात करना गलत है। चेम्पन ने कहा, तू सुनेगी? वह स्त्री तेरी ही उम्र की है। वह बराबर सज धज कर रहती है, बाल संवारे रहती है, बिंदी लगाती है और होंठ भी लाल रखती है। देखने में भी सोने की तरह लगती है। पति पत्नी बच्चों की तरह हैं। तब मुझे भी एक बच्ची की तरह सज धज कर रहना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? शर्म नहीं लगेगी? शर्माने की क्या बात है? चक्की ने लाज का भाव दिखाते हुए एक क्षण के बाद कहा, मुझसे नहीं होगा यह सब। चेम्पन ने जाल वाला कंडनकोरन की कहानी सुनाते हुए कहा कि उसने वहाँ जैसा भोजन किया वैसा कहीं नहीं किया है। उनके यहाँ की तरकारियों में एक खास बात था। वे बच्चों की तरह अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। उसने आगे कहा, एक बात सुनेगी? मैं तो देखकर शर्म आ गया। एक दिन जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तब दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे एक दूसरे का चुम्मा ले रहे थे। चक्की के मुंह से निकला, छी, शर्म की बात है। चेम्पन ने कहा, शर्म की क्या बात है रे? वे छोटे बच्चों की तरह है, हंसते हैं, खेलते हैं, ऐसा ही है। बाल बच्चे नहीं हैं क्या? एक ही लड़का है। चक्की की ओर देखते हुए चेम्पन ने कहा, पापी के समान तुम्हारे मोटा होने के बाद हमें भी उसी तरह बच्चों का खेल खेलना है। वास्तव में चक्की के मन में भी उसी तरह आलिंगन में आबद्ध होकर चुंबन का आनंद लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसने उसे प्रकट नहीं किया। उसने कहा, अपन भी जरा मोटे हो जाए। मैं भी मोटा होऊंगा, उसके बाद ही यह सब होगा, कहकर चेम्पन हंस पड़ा। सुख की सारी कल्पना उसकी आंखों के सामने हाजिर थी। चक्की ने शिकायत के स्वर में कहा, लगता है उस स्त्री को देखकर तुम पागल होकर लौटे हो। ठीक ही कहा री, जो भी उसे एक बार देख ले वह पागल ही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चेम्पन ने आगे कहा, कंडनकोरन बड़ा भाग्यवान है। चक्की ने कहा, पहले समुद्र माता की कृपा होनी चाहिए। जब अपनी जमीन और घर हो जाएगा और निश्चित गुजारा करने की स्थिति हो जाएगी तब फिर से बच्चे बनकर सुख से जीवन बिताने की बात करना। तब तक लड़कियों की शादी करके उन्हें भेज देंगे। चेम्पन का भी यही विचार था, लेकिन चक्की ने कहा, मैं सुंदर तो हूँ नहीं। चेम्पन ने विश्वास दिलाया, उस समय तक हो जाओगी।
अगर तब तक मैं मर जाऊं तो? धत, अशुभ शब्द मुंह से ना निकालो। एकाएक एक दिन समुद्र का रंग बदल गया। पोला आ गया था। पानी लाल हो गया। 2-3 दिन बीत गए। चिंपन से चुपचाप बैठा नहीं गया। उसने समुद्र में दूर तक जाकर कांटा डालने की बात सोची। शायद कुछ मछली आ जाए। यहाँ पर पोला से तात्पर्य है, पोला में पानी का रंग बदल जाता है। इसे लोग समुद्र माता के ऋतुमती होने का लक्षण मानते हैं। ऐसे समय में कोई मछलियां मारने समुद्र में नहीं जाता। उसने अपनी नाव पर काम करने वालों को बुलाया और उनकी राय पूछी। कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे सका। उन घाट वालों में बहुत कम ही लोग कभी कांटा डालने गए होंगे और ऐसे पोले के समय तो कोई भी नहीं गया था। चिंपन ने दृढ़तापूर्वक उनसे कहा, मैं एक बात कहे देता हूँ, तुम लोग नहीं आओगे तो भूखे ही रहोगे। पैंचा देने का काम मुझसे नहीं होगा। फाके के दिन बढ़ भी सकते थे, वह समय लंबा होता ही है। हर एक के पास की बचत खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों ने नाव लेकर थोड़ी कोशिश भी की। एक अरभिक्त यानी एक तरह की मछली, एक अरभिक्त तक नहीं मिली। नाव पर काम करने वालों के लिए, मालिकों को पैंचा के लिए तंग करने का वह समय था। उनका भी हाथ खाली था। पड़ोस के घरों में फाकाकशी की हालत पैदा हो गई। पूरी फाकाकशी। अच्छन की, जिसने नाव और जाल खरीदने का निश्चय किया था, स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। उसके कई बाल बच्चे भी तो थे। एक दिन कोई उपाय नहीं था। पिछले दिन झाड़ झूल करने पर बचा खुचा जो निकला था उसे बेचकर और मरचीनी टैपियोका, एक तरह का कंद, गरीबों को यह भोजन का काम देता है, मरचीनी खरीदकर उससे काम चलाया गया था। उस दिन कोई उपाय नहीं हो सका। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। गुस्से में पति ने पत्नी को 2 तमाचे लगा दिए और बाहर जाने के लिए उठा। बच्चों का भार घरवाली पर रहता है। वह घर छोड़कर कैसे कहीं जा सकती है? नल्लम्मा ने अच्छन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, चाय की दुकान में हांडी भरने जाता होगा। यह आरोप सुनकर भी अनसुनी करके अच्छन चला गया। हो सकता है कोई उपाय ढूंढने के लिए निकला हो। शाम तक नल्लम्मा उसका रास्ता देखती रही। अंत में वह उठी और घर में जो फूल का गिलास था उसे लेकर चक्की के पास गई। उसने चक्की से उसे बंधक रखकर या उसके दाम के तौर पर ही 1 रुपया देने को कहा। चक्की ने उसे बंधक रखकर 1 रुपया दे दिया। लक्ष्मी को जब मालूम हुआ तब वह अपनी बच्ची के कान का फूल लेकर पहुंची। इस तरह अनेक स्त्रियां जब मांगने आने लगीं तब चक्की को दिक्कत मालूम होने लगी। सबों को देने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। रुपया नहीं है कहने पर कोई विश्वास नहीं करता। काली एक फूल की उर्ली यानी कढ़ाई लेकर बड़ी आशा से आई, जिसे उसने पिछले साल मन्नारशाला से खरीदा था। चक्की ने कहा, इस तरह सब लोग यहाँ आने लगे तो देने के लिए रुपए कहीं गाड़ कर रखे हैं क्या? बच्चे घर में भूखे थे, इसीलिए काली आई थी। उसने यह नहीं सोचा था कि चक्की इस तरह रुखाई का व्यवहार करेगी। चक्की ने आगे कहा, सबको चिंपन का पैसा चाहिए, पर मौका मिलने पर सब पत्तल में छेद करने लगेंगे। काली ने पूछा, मैंने क्या किया जी? कुछ नहीं किया है, यहाँ रुपए नहीं हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मानो मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। अपनी बात मुझे नहीं करनी है। काली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तेरे पास कब से रुपया हो गया री? तू क्यों मेरा अपमान कर रही है? इसके बाद एक वाक युद्ध शुरू हो गया। करतम्मा ने आकर बीच बचाव किया। उसे डर था कि झगड़ा बढ़ने पर उसी की बात घसीटी जाएगी। उसने काली के पैसे पकड़ लिए। काली अपनी उर्ली लेकर लौट गई। करतम्मा माँ पर बिगड़ी। यह क्या है अम्मा, तुम इस तरह अपना होश आवास क्यों खो बैठती हो? और क्या, ऐसे भी नाव और जाल खरीदने के बाद बप्पा और तुम दोनों ही बदल गए हो। उस शाम को चिंपन जब खाना खा रहा था तब चक्की मोहल्ले वालों का समाचार यानी उनकी फाकाकशी की कहानी सुना रही थी। उस दिन एक घर में भी चूल्हा नहीं जला था। चिंपन ने कहा, भूखे पड़े रहने दो, तभी हमारा काम बनेगा। कौन काम बनेगा? यह करतम्मा जान गई। उसे अपने बाप से घृणा हो गई। चक्की ने पूछा, कौन काम? सबको ऐसे ही छटपटाने दो। हाथ में 4 पैसे हो जाते हैं तो इन लोगों को, स्त्री पुरुष दोनों को, होश नहीं रहता। जिस दिन पैसा हो जाता है उस दिन आलपुरा यानी शहर ही जाकर खाना खाते हैं। घर में औरत के पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, लेकिन जरी के किनारे का महीन कपड़ा जरूर खरीदेंगे। मल्लाहिनों का पांव उस दिन जमीन पर नहीं पड़ता। अब सबको तारे गिनने दो।
करतमा आश्चर्य से सुनती रही। चक्की ने पुराना तत्व ज्ञान सुनाया। मल्लाह कभी बचाकर रखता ही नहीं, नहीं बचाता तो ना बचावे, अब उसका फल भोगे। यह सब बेटी को भी सिखा दो, वह भी भूखी रहना सीख जाए। चक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, बड़े होशियार बन गए हो। हाँ री, मैं होशियार हूँ ही, मेरे पास पैसा है। हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ कहना ही क्या। उस बेचारे छोकरे ने अपना डेरा ही बंद कर दिया है और घर में लड़की भी शादी की उम्र पार कर बैठी है। करतम्मा को यह पूछने का मन हुआ, परी को भी भोगना चाहिए है ना? समुद्र तट के उस अकाल से फायदा उठाकर चेम्पन और चक्की ने सोने चांदी और फूल के बर्तन सस्ते दाम पर खरीद लिए। लड़की की शादी के समय बहुत चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन एक अच्छी खाट मिली। पति के घर आने पर पत्नी ने सलज भाव से हंसते हुए कहा, मैंने एक खाट मोल ली है। उसी तरह हंसते हुए चेम्पन ने पूछा, क्यों खरीदी? खाट किस काम के लिए है? लेटने के लिए ही ना। किसके लेटने के लिए? लड़की के लिए। जब लड़का आएगा तब उसके लेटने के लिए। ओहो, उनके लिए है? नहीं तो फिर किसके लिए? बूढ़े बूढ़ी के लिए। चेम्पन ने मानो उसका समर्थन करते हुए कहा, ओहो, तब नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक तोशक बनवाने का निश्चय किया है। कंडन कोरन के यहाँ जैसे देखा है वैसे ही तोशक। चक्की ने कहा, तब उस पर साथ में सोने के लिए एक सुंदर लड़की भी चाहिए ना। मैं तुझे वैसे ही बनाऊंगा। चेम्पन के मन में एक और बड़ी इच्छा पैदा हुई। शायद वह जीवन में सुख भोगने की इच्छा की एक कड़ी ही हो। उसे एक और नाव लेना चाहिए, लेकिन पास में जो नगद था उसमें से 3/4 जंगम संपत्ति में लग चुका था। फिर भी चेम्पन को वह असाध्य नहीं लगा। एक दिन सुबह जब चेम्पन उठा तब उसने अपने यहाँ जाल वाला रामन आया देखा। चेम्पन ने उसकी आओ भगत की और उसे आदरपूर्वक बैठाया। रामन उसी घाट का था। उसके पास 2 नावें थी। उसकी स्थावर संपत्ति सब दूसरों के हाथ में चली गई थी। चेम्पन ने कुछ काल तक उसकी नाव पर काम किया था। रामन को उस भुखमरी के समय अपने यहाँ काम करने वालों को पैसा देने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। जरूरत पड़ने पर वह औसेप से कर्ज लिया करता था। औसेप को कुछ चुकाना बाकी रह गया था। ऐसी हालत में उससे मांगने में उसे संकोच मालूम हुआ। उसने चेम्पन से कहा, हमारे सहारे गुजारा करने वाले सब भूखों मर रहे हैं। समुद्र में इस समय कोई काम नहीं है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। चेम्पन ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ हाँ, इस समय जैसी हालत है उसमें चुप लगाकर बैठ जाना ठीक नहीं है। बिना किसी हिचक के चेम्पन कर्जा देने के लिए तैयार हो गया। कितने रुपए चाहिए? 150 काफी हैं। चेम्पन ने गिनकर रुपए दे दिए। रामन ने पूछा, तुम अपनी नाव में काम करने वालों को उधार नहीं देते? सिर खुजाते हुए चेम्पन ने कहा, मैं कैसे दूंगा? मैं भी तो उन्हीं की तरह काम करने वाला ही हूं ना। गिलहरी कैसे हाथी की तरह मुंह बाए? रामन हंस पड़ा। चेम्पन ने अपने कथन को और स्पष्ट कर दिया। रामन के चले जाने पर चेम्पन चक्की के पास जाकर पागलों की तरह हंसने लगा। उस दिन की तरह इतने उत्साह के साथ उसे कभी हंसते नहीं देखा गया था। चक्की ने पूछा, यह कैसा पागलपन है? अरे पगली, तू क्या समझेगी? 6 महीने के अंदर उसकी चीनी नाव मेरी हो जाएगी। उसने आगे कहा, पैसा पास में रहने से यही फायदा है। चेम्पन की नाव में काम करने वाले उधार के लिए उसे तंग करने लगे। उसने पूछा, तुम लोग काम करने के लिए तैयार हो? हाँ। तब चलो बीच समुद्र में जाकर कांटा डालें। यह कैसे हो सकता है? इस कुसमय में बीच समुद्र में कैसे जाया जाएगा? चेम्पन ने एक दूसरा उपाय सोचा। उसने कहा, वह दूसरे लोगों को कांटा डालने के लिए साथ में ले जाएगा और बाद में उन्हीं को काम के लिए रखेगा। पैसा लगाकर नाव और दूसरी जरूरी चीजें प्राप्त कर लेने के बाद चुप नहीं बैठा रह सकता। इससे कितना घाटा होगा। 2-3 दिन के बाद एक दिन सुबह चेम्पन को पतवार की जगह पर खड़े होकर नाव को तीव्र गति से पश्चिम की ओर ले जाते जब देखा, तभी चक्की और करतम्मा को यह बात मालूम हुई। उस दिन 13 घरों की औरतें और बच्चों ने भगवान का नाम लेते हुए समुद्र तट पर ही आतुरतापूर्वक समय काटा। पुराने लोगों ने समुद्र का रंग ढंग देखकर स्थिति को विकट बतलाया। उनका अनुमान था कि समुद्र में भंवर पैदा होगी। रात होने पर भी नाव नहीं लौटी। तट पर रोना धोना शुरू हो गया। थोड़ी देर में घाट वाले इकट्ठे हो गए। सबकी नज़र पश्चिम की ओर थी। रात शांत थी, समुद्र निश्चल था, तारे चमक रहे थे। किसी को लगा कि उधर समुद्र में बहुत दूर पर एक बिंदु के समान कोई चीज दिखाई दे रही थी। शायद वही नाव होगी, लेकिन नाव नहीं आई।
कोच्चन की बूढ़ी माँ छाती पीट पीट कर रोती हुई चक्की से अपने बेटे को मांगने लगी। बाबा की पत्नी जो गर्भिणी थी किसी पर आरोप लगाए बिना बैठकर रो रही थी। इस तरह समुद्र तट पर खूब रोना धोना शुरू हो गया। करीब आधी रात के समय दूर से एक आरव सुनाई पड़ा। किसी ने चिल्लाकर कहा, नाव आ रही है। नाव एक पक्षी की तरह तेजी से आ रही थी। नाव में एक शार्क था। दो पकड़े गए थे, पर दोनों को एक साथ नाव में लाना कठिन हो गया था, इसलिए चेम्पन ने दूसरे को काट डाला था। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने बिक्री के लिए पूरब जाने वाली औरतों में बांट दिया और कह दिया कि बेचकर लौटने पर दाम चुका देना काफ़ी है। काली, लक्ष्मी आदि सबको हिस्सा मिला। उस दिन कई घरों में चूल्हे जलाए गए। 2 दिन बाद फिर कांटा डालने के लिए लोग गए। उस दिन भी चेम्पन सफल होकर लौटा। समुद्र की बिगड़ी हालत में भी चेम्पन के पास पैसा जमा होने लगा। पुराने लोग हार कर चुप हो गए। औरतों ने कहा कि चेम्पन के कारण कम से कम पानी पीने का उपाय तो हो जाता है, और नाव वालों ने भी कांटा डालने के लिए जाने का निश्चय किया। सबको विश्वास था कि भुखमरी के बाद समृद्धि होगी। पिछले साल चाकरा आलपुरा के उत्तर में था। उस हिसाब से इस बार इसी तट पर होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा न भी हो तो भी मछली मारने की तैयारी तो होनी ही चाहिए। इसका यह अर्थ था कि नाव, जाल आदि सब चीज़ों की मरम्मत होनी चाहिए। यह काम उस अकाल के समय ही हो जाना चाहिए। नाव वाले संकट में पड़ गए। औसेप और गोविंदन रुपयों की थैलियां लेकर निकल आए। सबको पैसे की ज़रूरत थी। किसी भी शर्त पर कर्ज लेने के लिए लोग तैयार थे। थोक माल लेने वालों ने आलपुरा, कोल्लम, कोच्चिन आदि जगहों की झींगा मछली के व्यापारी सेठों के मैनेजरों की खुशामदी की। इस तरह कर से उठाए गए पैसे का प्रताप उस तट पर दिखाई देने लगा। कंपा जाल यानी थोड़ी दूर पर समुद्र में डाला जाने वाला जाल, जिसमें एक लंबा रस्सा बंधा रहता है। नाव पर ले जाकर इसे पानी में डाल दिया जाता है। बाद में उसे समुद्र तट पर खड़े हुए लोग खींच लेते हैं। कंपा जाल की मरम्मत का काम भी होने लगा। छोटे छोटे व्यापारी लोग औरतों को कर्जा देने के लिए पैसा लेकर घर घर आने जाने लगे। घर में औरत और बच्चे मिलकर जो मछली सुखा सुखा कर रखते थे, उसके लिए पेशगी के तौर पर पैसे दिए जा रहे थे। इस बीच घर घर घूमने वाले एक मोतलाली छोकरे को कोच्चुकुट्टी के घर में उसके पति ने घायल कर दिया। इस पर एक केस भी चल गया। चेम्पन बीच बीच में रामन से मिलता था। रामन डरता था कि वह कर्जा लौटाने की मांग न कर बैठे, लेकिन चेम्पन ने रुपए लौटाने की बात नहीं उठाई। इतना ही नहीं, उसने पूछा कि और रुपए की जरूरत तो नहीं है। परी चाकरा व्यापार के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था। उसके बाप ने डेरे को बंद ही कर देने को कहा था। उसका कहना था कि परी समुद्र तट पर काम छोड़ दें और कोई दूसरा धंधा शुरू करें, लेकिन परी को ऐसा करना पसंद नहीं था। उसने साफ कह दिया था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उस स्थान को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं था। उसके बाप अब्दुल्ला को आश्चर्य हुआ। उसके सामने परी ने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। अब्दुल्ला ने जगह ना छोड़ने का कारण पूछा। परी ने कहा, आपने मुझे बचपन में ही यहाँ लाकर मछली के व्यापार में लगाया था। मुझे दूसरा कोई काम आता नहीं है। पूंजी ही जो तुमने ख़त्म कर दी है। इसका जवाब तो परी को देना ही था। उसने कहा, ऐसे तो बप्पा व्यापार में लाभ हानि दोनों होते ही हैं। कभी कभी पूंजी भी खत्म हो जाती है। आगे भी ऐसा ही हो तो? इसका एक ही जवाब परी के पास था, बप्पा मुझे जितना देने का आपने निश्चय किया है उतना ही दे दो तो काफ़ी है। बाद में फिर कभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इतनी संपत्ति कहाँ है रे? कुल 40 सेंट ही तो ज़मीन है। अब्दुल्ला पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी। पहले उसके पास जो ज़मीन थी अब नहीं रही। एक बेटी की शादी करनी थी, शादी तय हो गई थी। अब्दुल्ला ने यह सब परी को बतला दिया। तब भी परी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। करतम्मा को मालूम हो गया कि परी के डेरे में चाकरा व्यापार की कोई तैयारी नहीं हो रही है। उसके लिए चटाई टोकरी आदि नहीं खरीदी जा रही है। टोकने की मरम्मत भी नहीं हो रही है, न चूल्हा ही बनाया जा रहा है। उसने अपनी माँ से कहा, परी ने जो मदद की है उसके लिए ज़रा भी एहसान का भाव मन में हो तो उसका पैसा इसी समय उसे वापस कर देना चाहिए। चक्की ने चेम्पन को तंग करना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, चेम्पन उल्टा नाराज़ हो गया। करतम्मा को अब विश्वास हो गया कि चेम्पन परी को उसका रुपया नहीं लौटाएगा। कभी कभी वह अपने मन में कुछ तय भी करती। ऐसे ही एक अवसर पर उसने माँ से कहा, मेरा शरीर इस भार को सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब माँ तुरंत नहीं समझ सकी। उसने पूछा,
तेरे शरीर पर कौन सा भार है रे? करतम्मा रो पड़ी। चक्की ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन करतम्मा ने हट पकड़ी। बप्पा से मैं सब कुछ कह दूंगी, सब कुछ। मैं जानती हूँ उस समय पैसा भी हो जाएगा। चक्की घबराई। बिटिया मेरी, तू ऐसा मत कर। चक्की जितना जानती थी वह सब चंपन जान जाए तो क्या होगा। चक्की यह सोच भी नहीं सकती थी। करतम्मा की बात सुनकर उसे लगा कि उसको जितना मालूम है इसमें उससे ज्यादा बात है। अकेले में करतम्मा का मन कभी कभी बेकाबू हो जाता था। वह परी से प्रेम करती थी। उसके हृदय में दूसरे किसी के लिए जगह नहीं थी। चाहने पर भी परी को ही नहीं, परी के साथ अपना संबंध भी वह एक क्षण के लिए नहीं भुला पाती थी। एक मल्लाहिन के तौर पर ही उसने जन्म लिया था और एक मल्लाहिन के तौर पर ही उसे मरना है। यह कैसे हो सकता था? वह जानती थी उसके लिए परी को भूल जाना था ना। अगर कर्जा चुका दिया जाए तो वह भूल सकेगी, ऐसा उसका विश्वास था। वह यह सोच नहीं सकती थी कि उसी के कारण परी अपना सब काम धंधा गंवा कर निराधार हो जाए। यही बात उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। चंपन ने परी को रुपए नहीं लौटाया।